नमस्कार। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं, यानी राजनीतिक दलों की जो सेनाएं हैं, वे अपने चुनावी जंग के लिए यानी चुनावी महाभारत के लिए अपना अपना खेमा चुनने लग गई हैं। और जो खेमे पहले से उनमें जा चुके हैं लोग, अब वे मंत्रणा भी करने लग गए हैं कि कैसे ये चुनावी युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो युद्ध होने जा रहा है, चुनावी युद्ध, उसमें एक ही आदमी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह जो चुनाव होने जा रहा है, ये जो महासमर होने जा रहा है, ये चुनावी महाभारत होने जा रहा है, उसमें मोदी बना मोदी, मोदी वर्सेस मोदी होने जा रहा है। और जी हाँ, यह पूरा चुनाव जो हो रहा है 2024 का, वो मोदी और सिर्फ मोदी पर ही हो रहा है। लेकिन इस बारे में बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि जो संपादकीय न्यूज चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और एक मेरा और चैनल है हिमालय लोग, जो हिमालय सिविलाइजेशन पे काम कर रहा है, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बात करते हैं हम 2024 के लोकसभा चुनाव की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बंगलौर में, जो बंगलुरु जिसको आप कहते हैं, उसमें कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के खेमे के जितने भी विपक्षी दल हैं, वो 2 दिन की 17 और 18 को मंत्रणा करेंगे कि कैसे मोदी को हराया जाए। उसमें वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, अपना संयोजक चुनेंगे, कुछ कई तरह के काम होंगे। जो भी होगा वो सब सामने तो आ ही जाएगा। इधर 18 को एनडीए, जो ऑलरेडी एनडीए ग्रुप है, यानी जो सत्तारूढ़ है, उसकी भी दिल्ली में बैठक होने जा रही है। अब इनकी तरफ भी कुछ और दल आए हैं और ये सब अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं। कोई कह रहा है इनके बाद 20 आ गए, 25 आ गए। कोई ये आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। कई पार्टियां तो इनमें हैं कि वो वन मैन शो है, वो एक के रहने से थोड़ा बहुत उनका जो जातीय समीकरण है उस खेमे में चले जाएगा। इससे इस संख्या बल का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जब मैंने पहले ही कह दिया कि जो चुनाव होने जा रहा है उस मोदी बना मोदी हो रहा है। आपको ताजुब हो रहा है कि कैसे कह रहे हैं ना, लेकिन मैं वही कह रहा हूं आपको कि ये जो चुनाव होने जा रहा है वो मोदी समर्थक और मोदी विरोधियों में हो रहा है। बिल्कुल, ये पूरा ध्रुवीकरण जो हो रहा है वो मोदी समर्थक और मोदी विरोधी, यानी दिल्ली में मोदी के समर्थक जो दल हैं या उनसे जो भी जातीय समीकरण बनेंगे या लोग अपने विचारधारा पे आएंगे या और भी जो कारण होंगे, मोदी के समर्थन वाले जाहिर है कि जो दिल्ली में बैठेंगे 18 तारीख को उनके साथ दिखेंगे। और चुनाव में भी इसी तरह के जो मोदी विरोधी हैं वे बंगलुरु में 2 दिन मिलने जा रहे हैं, मंत्रणा करने जा रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट खेमा भी है, समाजवादी खेमा भी है और भी खेमे, तमाम जो खेमे हैं वो एक साथ इकट्ठे होने जा रहे हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी पर केंद्रित हो रहा है। पहले कुछ मुद्दे होते थे कि धार्मिक जो ध्रुवीकरण हो जाता था या भ्रष्टाचार पे केंद्रित हो जाता था, इस तरह के मुद्दे पे हो जाता था, पर व्यक्ति पर बहुत कम केंद्रित होते थे। कभी इंदिरा गांधी का एक ऐसा कद था जिनके इर्द गिर्द चुनाव कई बार घूम जाता था। इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी को लाना या हराना, वो बाकी पहले की बात हम नहीं जानते कि पंडित नेहरू के ज़माने में क्या था या लाल बहादुर शास्त्री, वो तब हम बहुत छोटे थे। अब बात करते हैं फिर इसी चुनाव पे मोदी समर्थक और मोदी विरोधी की बात करो। एक आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो विपक्षी खेमा है वो इस चीज़ पे साइलेंट है कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी कांग्रेस तो कोशिश में है कि राहुल गांधी इस सब विपक्ष की कमान में उनके नेतृत्व को स्वीकार ले, परंतु ये मान के चलिए कि अभी चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि किसी एक चेहरे को सामने रखें। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो जरूर चाहते हैं और उनकी एक लॉबी ये भी काम कर रही है जो कह रही है कि मोदी भी ओबीसी है और उनको टक्कर ओबीसी दे सकता है, वो है नीतीश कुमार। वो इस तरह के, लेकिन नीतीश कुमार के ये सब बेकार, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार में ही तीसरे नंबर की पार्टी है, जाहिर है कि उनके मुश्किल से 5-10 वो आ जाएंगे एमपी, उनके
बनना मुश्किल है, क्योंकि लालू कभी नहीं चाहेंगे कि उनके स्टेट का या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, और न है उनका भी। वो जाहिर है कि वो खुद भी जानते होंगे कि वो इस लायक हैं भी नहीं कि वो बन पाएंगे, क्योंकि उन पर इस तरह की संख्या बल नहीं होगा। तो ये बात ही भूल जाइए। बाकी और भी नाम लेना बेकार है। यदि मोदी हार जाते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस का ही कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, और जाहिर है राहुल गांधी ही होंगे। लेकिन ये बात की बात है, अभी तो जो चुनाव हो रहा है, मैं कह रहा हूं मोदी वर्सेस मोदी हो रहा। अब ये लोग कह रहे हैं कि पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें 37% जो वोट थे वो मोदी के पक्ष में आए थे, यानी एनडीए को मिले थे, और बाकी जो 63% वो विपक्ष को। लेकिन ये आकलन भी गजब है। मैथमेटिक्स में तो चल सकता है कि 1 + 1 = 2, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टर जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये भी जानता हूं कि पॉलिटिक्स में 1 + 1 कभी भी या हमेशा 2 नहीं होते। वो 4 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि यदि मोदी का जो समर्थक हैं, यदि वो 37% ही हैं, तो जो बाकी 63% हैं वो सभी के सभी एकजुट होकर वोट दे देंगे। वो कैसे दे सकते हैं? क्योंकि ये जो विपक्षी खेमा हो रहा है, कई ऐसे दल हैं एक दूसरे को जो देखना भी पसंद नहीं करते। आप बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी की टीएमसी और जो सीपीएम से कैंडिडेट जो है लेफ्ट फ्रंट, वो एक दूसरे के सामने बैठना तक पसंद नहीं करेगा। वो कैसे एक गठबंधन कर लेंगे? वही दिल्ली में है या पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूरी में करेंगे गठबंधन भी, जैसे वो आम आदमी पार्टी में वहां जा रही। परंतु क्या ये ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आते हैं कि दोनों का वोट बैंक एक साथ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो कांग्रेस में लोग हैं और जो बिल्कुल कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं दिल्ली में, वो कैसे आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे? वो जाहिर है कि अपने समीकरण से या तो घर बैठ जाएंगे या बीजेपी को दे देंगे। या उसी तरीके से आम आदमी पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल कांग्रेस को पसंद नहीं करते होंगे, तो जाहिर है कांग्रेस का जहां उनका कैंडिडेट होगा उसको देने की बजाय वो घर बैठ जाएंगे या बीजेपी को दे देंगे। तो ये समीकरण बिल्कुल गलत है कि यदि वो एकजुट हो जाते हैं तो उनको 63% वोट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से ये जो एनडीए का खेमा है उसको, जो पिछले यदि हम आंकड़ों की बात करें 300 के ऊपर चले गए थे, उसमें 30 और 40 सीटों का सेंध लगा दी जाए। बाकी तो कुछ अपनी अपनी जगह में सब जीतेंगे ही। यदि ये कर देते हैं तो इस तरीके से बीजेपी या जो एनडीए है वो 250, 60, 70 के आसपास सिमट जाएगा। जाहिर है कि बाकी सभी के सभी वो एक साथ आएंगे और कुछ इधर से भी टूट के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोग मौका परस्त हैं। जब वो देखेंगे उनको मंत्री पद मिलेगा तो उनका कांकड़ा ही ऊपर चले जाएगा। तो सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरीके से एनडीए का जो आज के यदि हम संख्या बल देखें उसमें कुछ सेंध लगा दें। लेकिन बात वही है, फिर इस बार फिर वही ध्रुवीकरण होगा धर्म के नाम पे। अब यूसीसी पे डिबेट शुरू हो गई है। उधर जनवरी में राम मंदिर, जनवरी फरवरी के आसपास जब भी वो राम मंदिर का फिर उसके कपाट खोलेंगे, वो निर्माण हो चुका होगा। ये तमाम बातें फिर चुनाव में आएंगी और यानी धार्मिक ध्रुवीकरण होगा या कुछ और भी हो सकता है। ये जो आशंकाएं जताई जा रही है, जैसे पिछली बार बालाकोट पे अटैक हुआ था, इस तरह के यदि कुछ हो जाए तो जाहिर है फिर विपक्ष की एकता कुछ भी हो जाए, लोग मोदी समर्थक और मोदी विरोध पे फिर इसी चीज को बात बढ़ेगी और नतीजे उसी के आधार पे तय होंगे कि मोदी समर्थक और मोदी विरोधी। तो ये जो मेरा आकलन है आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और इस तरह के आकलन के साथ आपके सामने आता रहूंगा। अभी और भी आकलन मैं आपके पास ला रहा हूं। आज ही आपको एक दो और वीडियो मिलेंगे, उसको भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब बात की न्यूज और हिमालय लोग जो हिमालय सिविलाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं उसको भी देखिएगा कि हिमालय एक पहाड़ पर्वत सिर्फ नदी नहीं है जहाँ से नदियाँ निकलती, एक सभ्यता भी है और उस महान सभ्यता को हमेशा नकारा गया है भारतीय इतिहास की पुस्तकों में, उसको भी देखिएगा।
अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।